और आइए अब आपको आज की 3 बड़ी और अहम खबरों के बारे में बताते हैं जिस पर आगे बुलेटिन में हम चर्चा करने वाले हैं। पहली हमारी खबर है एनडीए के मुख्यमंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री की बैठक है। 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और 18 डिप्टी सीएम इसमें हिस्सा लेंगे और ये जो बैठक है इसमें विशेष तौर पर गुड गवर्नेंस पर बात होगी। आज की दूसरी खबर यह है कि रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना। महाराष्ट्र में एक ही दिन में सामने आए 47 नए मामले। ठाणे में वायरस की चपेट में आकर 21 साल के युवक की मौत हो गई है। इस पर आगे विस्तार से और जानकारी आपको देंगे। तीसरी अहम खबर है अलीगढ़ में बीफ ले जाने की शक में 4 लोगों की पिटाई कर दी गई है। गाड़ी में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी करने का आरोप है। तो 3 ये बड़ी अहम खबरें हैं जिन पर आगे हम बात करने वाले हैं। बात सबसे पहले करते हैं देश में बढ़ रहे कोरोना की। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहां कोरोना के 47 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 166 हो गई है। शनिवार को ठाणे में कोरोना के चलते 21 साल के युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि वो डायबिटीज का मरीज था। ये कोरोना से महाराष्ट्र में चौथी मौत है। ये सच है कि कोरोना तेजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन राहत यह है कि अधिकांश मामले हल्के हैं जिनमें मरीज की घर पर ही देखभाल की जा रही है। तो बड़ी और अहम बात यह है कि कैसे बचें कोरोना से, जो कि खतरनाक होता जा रहा है। देखिए, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं। वहां जाने से आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही अगर आप भीड़ में जा रहे हैं, आपको जरूरत है और जाना ही पड़ रहा है, तो कम से कम जाते वक्त मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। मास्क लगाएं, साथ ही हाथों की सफाई पर ध्यान जरूर दें। को याद होगा कि पहले कोरोना में किस तरह से सफाई पर ध्यान दिया गया था हाथों की। और लक्षण दिखे तो टेस्ट जरूर करवाएं। लापरवाही बिल्कुल न कराएं। बहुत सारे लोग हैं जो लापरवाही कर जाते हैं। लक्षण हो तो खुद को आइसोलेट करें, यानी घर में खुद को रखें अकेले तौर पर और फौरन टेस्ट कराएं ताकि पता चल सके कि आखिर लक्षण है तो क्या वजह है, कोरोना ही है या कुछ और है। तो ये कोरोना से बचाव के कुछ तरीके हैं जिनको अपनाकर आप बच सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो 21 साल के युवक की जान गई, वो थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हल्का है, घर पर इलाज इसका हो रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह से जान चले जाना बताता है कि आने वाले वक्त में और मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जो वेरिएंट है उसको लेकर के ये बार बार कहा जा रहा है कि हल्का है, लेकिन जिस तरह से मौत हो रही है, चौथी मौत महाराष्ट्र में हुई है, ये अपने आप में चिंता की बात है। और 21 साल का युवक बताया जा रहा है जिसकी जान गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि उसको डायबिटीज था। क्या हालत थी ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। महाराष्ट्र में एक ही दिन में कुल 47 मामले सामने आए हैं। अब आप ये सोचिए कि इतने लोगों के टेस्ट हुए तब 47 मामले आए। बहुत लोग लापरवाही करते हैं जो टेस्ट नहीं कराते। हमारी आपसे अपील है कि अगर कुछ भी इस तरह का आपको लक्षण दिख रहा है तो आपको फौरन टेस्ट कराना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि आपको कोरोना है या कोई और दिक्कत। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार की बात अगर आप करिए तो आप देखिए कि इस साल जनवरी से लेकर के अप्रैल तक बेहद कम मामले थे, यानी 4 महीनों में बहुत कम मामले थे। लेकिन मई में क्या हुआ आप देखिए, 19 मई को 56 सक्रिय मामले हो गए महाराष्ट्र में। 24 मई को 47 नए और मामले सामने आ गए। यानी मई का महीना जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे कोरोना के नए मामले बढ़े। 1 जनवरी से 21 मई मुंबई में 2 लोगों की मौत हो गई और अब तक कुल 4 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। जनवरी से मई तक 2 लोगों की और 22 मई से 23 मई में एक शख्स की और जान चली गई। 24 मई को ठाणे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सुजाता द्विवेदी जुड़ गई हैं। सुजाता, इसको डॉक्टर भले कह रहे हैं कि बहुत हल्का है, घर पर इलाज हो जा रहा है, मगर महाराष्ट्र में जो 4 मौतें हो रही हैं हुई हैं वो ये बताती हैं कि कितना मुश्किल है आने वाला वक्त अगर इसी तरीके से रफ्तार बढ़ती रही तो।
जी अजीत, और देखिए एक बड़ा कारण ये भी है कि मुंबई एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जहाँ पर स्थित है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देश दुनिया भर से लोग जो हैं वो घूमने आ रहे हैं, और क्योंकि गर्मियों का समय है तो ऐसे में जो टूरिस्ट है उनका आना भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में मुंबई में पिछले हमने देखा कि एक हफ्ते में 2 मौतें हुई थी। हालांकि वो दोनों कोविड पॉजिटिव थे, लेकिन उनकी मौत का कारण कोविड नहीं था। और अब एक और केस रजिस्टर हुआ है जिसमें जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो भी कोविड पॉजिटिव था। ये तीसरी मौत जो है वो कोविड पॉजिटिव के साथ एक बीमारी की वजह से किसी शख्स की जो है जान गई है। और ये थाने में हुआ था, जहां थाने के अस्पताल में उसे सबसे पहले एडमिट कराया गया, और जिस दिन एडमिट कराया गया उस दिन वो कोविड-19 पॉजिटिव निकला, लेकिन वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था जिसके चलते उसकी मौत हुई है। तो फिलहाल डॉक्टर्स का कहना है कि लगातार जो है निगरानी रखी जा रही है, जो टेस्टिंग और सैंपलिंग है वो किया जा रहा है। महाराष्ट्र में जनवरी से अगर देखा जाए तो लगभग 7,000 से भी ज़्यादा कोविड-19 पॉजिटिव के मामले आ चुके हैं, और हालिया के यानी कल के दिन में जो 47 नए मामले दर्ज किए गए थे उसमें से 30 मामले हैं वो महज मुंबई से थे, और महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों से, नासिक से भी जो है इन केसेस में एक स्लाइट बढ़ोतरी देखी गई है। तो कहीं ना कहीं एक और जहां बीएमसी कोशिश कर रही है, और बीएमसी ये दावा भी कर रही है कि उनके द्वारा जो है कोविड-19 यदि दोबारा से सर्ज होता है तो पूरी तैयारियां जो है वो की जा चुकी है। जो बड़े सरकारी अस्पताल है, केईएम हॉस्पिटल, जेजे हॉस्पिटल, वहां पर जो कोविड वार्ड्स बनाए गए थे, जो अभी जनरल वार्ड के तौर पर ट्रीट किए जा रहे थे, उन्हें एक बार दोबारा से कोविड-19 के लिए तैयार किया जा रहा है। यदि इन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो फिर इन तमाम पेशेंट्स को वहां पर रखा जाएगा, और क्योंकि इन्हें एक आइसोलेटेड पीरियड की जरूरत पड़ती है क्योर होने के लिए, तो उन्हें वो समय वहां पर दिया जाने वाला है। साथ ही जो सरकारी अस्पताल है उन्हें निर्देश दिए गए हैं स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा कि पूरी तैयारियां जो है वो तत्पर रखी जाए, और लास्ट मोमेंट पे यदि जो कोई कमी है तो उसे अभी से फुलफिल कर लिया जाए, जिसके चलते जो बेड्स हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो सभी प्रकार से जो है तैयार की जा रही है। हालांकि डॉक्टर्स का लगातार कहना है कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो कोविड का दौर था, जिस फेज से हम निकले हैं, उसमें अब दोबारा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उस समय ये एक पैंडेमिक था, अब ये एक एंडेमिक है, और ये अब एक नॉर्मल बीमारियों जैसे जो है ट्रीट किया जाने वाला है। लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की पूरी सलाह और निर्देश जो है वो दिए गए हैं। जी ठीक है सुजाता, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, तो लोगों को सावधान रहने की जरूरत जरूर। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। पटना के कृष्णापुरी में अपराधियों ने खुलेआम फायरिंग कर दहशत मचा दी। पटना के भीड़ भरे बोरिंग कैनाल रोड पर एक एसयूवी से हुई टक्कर के बाद कहासुनी हुई तो स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बड़ी और अहम खबर, पटना के श्री कृष्णापुरी में सरेआम फायरिंग कर दी गई है। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। बोरिंग कैनाल रोड पर एसयूवी से टक्कर के बाद गोलीबारी हुई। बड़ी बात यह है कि जिस वक्त बदमाश फायरिंग कर रहे थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने न्यू पुराइज के पास फायरिंग होते देखी तो बदमाशों का पीछा कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जीपीओ गोलंबर के पास गुंडे पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए रमन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रमन, 2 चीजें हैं, एक तो फायरिंग, ऊपर से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का पीछा करना, और अभी तक पकड़े नहीं गए, बहुत हैरानी होती है। जी अंजी, देखिए ये घटना कल शाम की है, जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस रास्ते से गुजर रहे थे तो बताया जा रहा है कि रोड रश का मामला है। 2 पक्षों के बीच में बहस होती है, फिर स्कॉर्पियो से जो युवक आए थे उन्होंने फायरिंग कर दी, अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद उस गाड़ी का वीडियो बनाते हैं, उनके पुलिस जो कांस्टेबल होते हैं उनके तरफ से ये वीडियो बनाया जाता है। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है, डीएसपी आते हैं, एसएसपी खुद मौके पर आते हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से शाम के वक्त पटना ऐसे शहर में, वो भी पटना के सेंटर ये इलाका माना जाता है, बोरिंग रोड चौराहा, वहाँ पर इस तरह से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जाता है। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर भी एक बहुत बड़ा सवाल पटना में खड़ा होता नजर आ रहा है। रमन, देखिए, चूंकि मामला पुलिस की अब शाख का है तो गिरफ्तारी तो हो जाएगी, लेकिन फिर भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो रैंक में अगर हम देखें तो डीजीपी के दूसरे नंबर के अधिकारी हैं, जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है, अगर उनके सामने फायरिंग हो जाए तो ये पता चलता है कि बदमाश कितने बेखौफ हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। जी, खासतौर पर देखिए इस घटना के बाद पुलिस विभाग के जो पदाधिकारी है वो हरकत में आते हैं। एडीजी के तरफ से खुद एसएसपी को इस बात के लिए बताया जाता है, एसएसपी भी मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन इस घटना को लेकर बताया जाता है कि ये रोड रश का मामला था
और रोड रश के बाद दूसरे पक्ष के तरफ से एक पक्ष पर गोलीबारी की जाती है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि पटना के अलावा कल 2 जगह बिहार में और भी गोलीबारी हुई है। बक्सर में गोलीबारी हुई और कल देर रात हाजीपुर में भी गोलीबारी होती है, जिसमें 2 लोगों की मौत होती है और बक्सर की घटना में 4 लोगों की मौत होती है। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर एक बहुत बड़ा सवाल होता है। हालांकि पटना की जो घटना हुई है कल शाम को, इस घटना में एसएसपी की तरफ और डीएसपी दोनों की तरफ से कहा गया है कि जल्द से जल्द हम इस मामले में छानबीन कर रहे हैं और इसमें जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेंगे। लेकिन ठीक कहीं ना है। कहीं जिस तरीके से पटना ऐसे शहर में जी। शाम के वक्त गोलीबारी होती है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। ठीक है रमन, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन हैरान करने वाला पूरा मामला, जहां पर पटना में गोलीबारी हुई और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पीछा किया, फिर भी बदमाश चकमा देकर फरार हो गए। अब उनकी गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है।